हेलो बच्चों, आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री या मोल कॉन्सेप्ट का हम क्विक रिवीजन करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन लगभग इक्वल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, और ये इक्वल होता है 1 AMU के, और ये लगभग इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के, और ये लगभग इक्वल होता है कार्बन 12 के, कार्बन 12 के C/12 के इक्वल होता है, और ये लगभग इक्वल होता है 1/अवोगाड्रो नंबर के। अवोगाड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.023 इंटू 10⁻23, यानी को हम क्या बोलते हैं, अवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें हम, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन का 1837 पार्ट होता है। इसे हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1/1837 मास ऑफ प्रोटॉन बोल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एटम, देखते हैं हम। एटम तीन एलिमेंट से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो एटॉमिक मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, और प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, और न्यूट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। एटॉमिक मास इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसे हम मास ऑफ वन एटम के रूप में देखें अगर हम, तो मास ऑफ वन एटम में 1 AMU इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियस। नंबर ऑफ न्यूक्लियस को हम न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को इक्वल टू ए हम बोल दें, क्योंकि ए क्या है, इसका एटॉमिक मास है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 AMU इंटू ए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम आम पे। आम एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास इक्वल टू सम ऑफ परसेंटेज अबाउंडेंस इंटू आइसोटोपिक मास डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब हम एब्सोल्यूट मास ऑफ वन एटम की बात करते हैं। एब्सोल्यूट मास ऑफ वन एटम, यहाँ से देखिएगा इसको, एब्सोल्यूट मास ऑफ वन एटम। तो अगर हम हीलियम का एग्जांपल ले लें, तो हीलियम में एटॉमिक मास कितना है, 4 है, तो 4 अगर हम यहाँ पे 4 रखें तो 1 इंटू 4, तो इसका कितना हो जाएगा, एब्सोल्यूट मास 4 AMU हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक मास कितना है, 4 है इसका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कार्बन के टर्म में, देखते हैं कार्बन में इसका एटॉमिक मास 12, तो एटॉमिक इसका जो है एब्सोल्यूट एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 इंटू 1, ये क्या है, 12 इंटू 1, 12 इंटू 1, तो इसका एब्सोल्यूट एटॉमिक मास 12 AMU हो जाएगा। इसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन को देखते हैं एग्जाम्पल ग्रुप में। देखिए, जैसे अगर फाइंड करना है आपको एटम, क्वेश्चन दे दिया जाए कि 12 AMU हीलियम का दिया हुआ है, उसका जो है एटम फाइंड करिए, तो इसमें 12 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 3 एटम। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ एटॉमिक हीलियम है, हीलियम 2He4 होता है, इसका एटॉमिक मास 4 होता है, तो 12 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 3 एटम। ठीक है, इसी प्रकार से नाइट्रोजन का देखिए इसका जो है एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है, तो 28 डिवाइडेड बाई 14 2 एटम। कार्बन का 24 डिवाइडेड बाई 12 2 एटम। और अगर डाल्टन में दिया हुआ है, डाल्टन में जैसे हाइड्रोजन का दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 10 डाल्टन हाइड्रोजन, तो ये देखिए यहाँ पे 1 डाल्टन इक्वल टू 1 ATM, तो 10 डाल्टन मतलब 10 ATM। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल टू एब्सोल्यूट मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाई मास ऑफ कार्बन 12, 1 एटम कार्बन 12 का। ठीक है, इसको आप एब्सोल्यूट मास ऑफ वन एटम भी बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाई 1 AMU बोल सकते हैं। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि राम इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, या इसको न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं, या तो इसको हम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। एटॉमिक मास टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक मास के इक्वल हो जाता है क्या, राम, और इसका नो यूनिट। एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास का या राम का कोई यूनिट नहीं होता। ग्राम एटॉमिक मास का जो लेते हैं, ग्राम एटॉमिक मास एब्सोल्यूट मास ऑफ अवोगाड्रो नंबर एटम्स इन ग्राम, एब्सोल्यूट मास ऑफ अवोगाड्रो नंबर इन ग्राम में दिया होगा, तो उसे ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, राम, आम और ग्राम और एटम।
देखिए अगर ऑक्सीजन की हम बात कर लें तो ऑक्सीजन का अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास देखें तो 16 हो जाएगा। अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास, अभी हम क्या देखें कि रिलेटिव एटॉमिक मास में ई के यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस होता है, यूनिट यहाँ पे एब्सेंट होता है, यूनिट एब्सेंट होता है। तो अगर हम इसका देखें ऑक्सीजन का, तो राम इसका जो एटॉमिक मास कितना है 16 है, तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। लेकिन एब्सोल्यूट एटॉमिक मास कितना होगा 16 AMU, और ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 16 ग्राम, और इसका एटम कितने हो जाएंगे इसमें 6 × 10⁻23, 6.03 × 10⁻23 इसका हो जाएंगे, इसमें एटम हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम नाइट्रोजन की बात कर ले तो नाइट्रोजन का जो ग्राम रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा 14, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास 14 AMU, ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम, और एटम कितने हो जाएंगे इसमें Na, मतलब एवोगाड्रो नंबर के इक्वल। अगर हमें मॉलिक्यूल की बात कर लीजिए, अगर आप पूछोगे कितने मॉलिक्यूल है इसमें, तो यहाँ पे जो एवोगाड्रो नंबर इंटू 14 अगर कर दे हम, तो ये कितना हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल के इक्वल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मॉलिक्यूल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे इनका अध्ययन करते हैं। मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर कोई कंपाउंड दिया हुआ है जैसे H2SO4, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का जब हम एब्सोल्यूट एटॉमिक मास देखते हैं, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास 98 AMU, रिलेटिव एटॉमिक मास 98 और ग्राम एटॉमिक मास 98 ग्राम। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला के थ्रू इसका मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला, मॉलिक्यूलर मास कितना आया 98 आया, तो इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 98, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास 98 MU और ग्राम एटॉमिक मास 98 ग्राम हो जाएगा। अगर हम इसी तरह नाइट्रिक एसिड देखते हैं NH3 नाइट्रिक एसिड, इसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास 63, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 63, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास 63 MU और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 63 ग्राम। फार्मूला मास की बात करते हैं, जैसे कि सल्फेट दिया हुआ है, सल्फेट का अगर हम एटॉमिक एब्सोल्यूट फार्मूला मास देखते हैं, एब्सोल्यूट फार्मूला मास, रिलेटिव फार्मूला मास और ग्राम फार्मूला मास। ठीक है, तो रिलेटिव एब्सोल्यूट फार्मूला मास, इसका जब हम सल्फेट का एटॉमिक फार्मूला मास का हम एटॉमिक मास निकालते हैं, कितना आ जाएगा ये 96 MU, रिलेटिव फार्मूला मास 96, ग्राम फार्मूला मास 96 ग्राम हो जाएगा। इसी प्रकार से हम नाइट्रेट का देख लेते हैं 61, रिलेटिव फार्मूला मास 61 और ये ग्राम फार्मूला मास 61 ग्राम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं मोल कैलकुलेशन। मोल कैलकुलेशन, 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। ये 12 ग्राम कार्बन एटम के बराबर होता है। कार्बन 12 का 12 ग्राम कार्बन एटम इक्वल होता है 1 मोल के, और 1 मोल इक्वल होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम के। एन ये क्या है, सिंबल है। मोल का सिंबल क्या है, एन है। इसका फॉर्मूला गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, मास बाय गिवन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल बाय Na, Na क्या है एवोगाड्रो नंबर, और वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ये किसके लिए है, ओनली गैस के लिए है। गैस के लिए वैल्यू क्या है, वैलिड है ये क्या, वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ये वैलिड फॉर गैस। ठीक है, Na एवोगाड्रो नंबर, इसका जो वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23, 1 ग्राम एटम इक्वल टू 1 मोल एटम। ठीक है, क्वेश्चन में अगर आपको 1 ग्राम एटम बोला दिया, ग्राम एटम में बोल दिया गया तो, या मोल एटम बोला गया, तो वो किसके बराबर होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर ही होता है। इसे हम 1 ग्राम एटम बोले, 1 मोल एटम बोले, या फिर एवोगाड्रो नंबर बोले, बात एक ही है। क्वेश्चन में आपको केवल क्वेश्चन से न समझने के लिए, आपको भटकाने के लिए, अपने रास्ते से भटकाने के लिए क्या है, ये वहां पे नंबर ऑफ मोल बोला जाएगा, एवोगाड्रो नंबर बोला जाएगा, 1 मोल बोला जाएगा, या फिर 1 ग्राम एटम बोला जाएगा। ये सारी बातें एक ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ग्राम एटम इक्वल टू मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूल
मास बाई ग्राम मालिकुलर मास, और ग्राम माइनस इक्वल टू मास बाई ग्राम फार्मूला मास के इक्वल होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। बात करते हैं मोल्स। मोल्स में अगर हम अवोगाद्रो नंबर से क्या करें, अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, मालिकुलर नंबर मिल जाएगा। और मालिकुलर नंबर में क्या करें, हम अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, हमें मोल्स मिल जाएगा। और इसी मोल्स को अगर हम 22.4 लीटर से क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, एनटीपी पे। ये केवल किसके लिए है, गैस के लिए है, ये बात याद रखिएगा, ओनली गैस। अगर हम तो इसी वॉल्यूम को, जो गैस दिया हुआ है, इस वॉल्यूम को अगर 22.4 लीटर से डिवाइड करें तो हमें मोल फाइंड हो जाएगा। और इस मोल को अगर हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करें तो हमें उसकी मास मिल जाएगी। और उस मास को अगर हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करें तो हमें मोल्स मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। आइडियल गैस इक्वेशन पीबी इक्वल टू एनआरटी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। इसे हम पीबी इक्वल टू डीआरटी भी बोल सकते हैं। पीबी इक्वल टू डीआरटी, जहाँ पे पी प्रेशर, एम मॉलिक्यूलर मास और डी डेंसिटी और आर रेडियोड कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, डी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। और रेडियोड कांस्टेंट आर की जो वैल्यू होती है, अगर वो एसआई में हो, एसआई में दिया गया हो, और प्रेशर किस में हो, पास्कल में दिया गया है, तो उसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। लेकिन अगर वो एसआई यूनिट में ना हो तो उसका वैल्यू हम क्या लेंगे, 0.082 लीटर एटमॉस्फेरिक केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, इस जो एसआई यूनिट में 8.314 है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम ये 25/3 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर ये जो 0. इसी प्रकार से हम 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर को हम 1/12 भी बोल सकते हैं, 1/12 भी इसको हम बोला जा सकता है। और अगर कैलोरी में दी गई है, तो क्वेश्चन में अगर पुटअप किया गया है जो क्वेश्चन, उसमें अगर वैल्यू कैलोरी में दी गई है तो हम 2 कैलोरी ले सकते हैं। किसका, ये किसकी वैल्यू है, रेडियोड कांस्टेंट की। ठीक है, आई थिंक ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। और फार्मूला मास, इंपेरिकल फार्मूला की बात करते हैं। इंपेरिकल फार्मूला, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो। इंपेरिकल फार्मूला इक्वल टू स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो। मॉलिक्यूलर फार्मूला n टाइम इंपेरिकल फार्मूला के इक्वल होता है। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो n टाइम इंपेरिकल फार्मूला के इक्वल होता है। और n क्या है, n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास। n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं हम। एग्जाम्पल, अगर हम 12 ग्राम कार्बन, 20 ग्राम बोरान, 64 ग्राम ऑक्सीजन और 4 ग्राम हाइड्रोजन ले लें तो ये इक्वल हो जाता है किसमें के, 100 के। और इसे हम परसेंटेज के रूप में लें या ग्राम के रूप में लें, ये क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार से पुटअप किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या लेते हैं, ये देखिए एलिमेंट्स है, जो भी एलिमेंट्स कार्बन बोरान ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिया गया है, कार्बन बोरान ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसमें हम क्या करते हैं, परसेंटेज मास निकालते हैं। इसका परसेंटेज मास मतलब मास बाय मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पर क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास के इक्वल होता है। तो देखिए कार्बन का मास कितना गया है, 24 डिवाइडेड बाय 12 का इसका मोलर मास है। मोलर जब डिवाइड किया हमने तो हमें x प्राप्त हुआ, कितना है, 2। मास, टोटल मास गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास। इस प्रकार से बोरान का 2 आया, ऑक्सीजन का 4 और हाइड्रोजन का 4। अब इसका स्मॉलेस्ट रेशियो लेंगे। स्मॉलेस्ट रेशियो x, ये देखिए ये x हमें मिला हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल क्या है, x है।
x डिवाइडेड बाई स्मॉलेस्ट x, इसमें स्मॉलेस्ट कितना है 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 बाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1, 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1, और इसी प्रकार से ये इसका स्मॉलेस्ट रेशियो हो गया। जब स्मॉलेस्ट रेशियो हमें मिल गया तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गया, CO2BH2, ठीक है, ये देखिए, तो क्या होगा CO2BH2, ये इसका हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। इसमें एक बात क्वेश्चन आप हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा सा, ये क्वेश्चन आप लोग करिए इसको। केमिकल कंपाउंड दिया गया है जिसमें कार्बन जो है कि 36%, हाइड्रोजन 4%, ऑक्सीजन 48% और हीलियम 12% है, तो ये आप खुद करके देखिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन देखते हैं, जैसे कि मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए, मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई बी और मोल ऑफ सी डिवाइडेड बाई सी। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। एग्जांपल में देखें, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये मिलकर के अमोनिया बनाया, इसको हम बैलेंस किए, इक्वेशन मोस्ट बैलेंस होना चाहिए, इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। और इसके जगह पे देखिए ये n नंबर ऑफ एन क्या है, मोल है, कितने मोल्स यहाँ पे नाइट्रोजन है, डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्री, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्री। इसी प्रकार से अमोनिया का कितना दिया गया है, कितने मोल्स हैं, और डिवाइडेड बाई अमोनिया का स्टोइचियोमेट्री। मोल्स के प्लेस पे हम वॉल्यूम का भी यूज कर सकते हैं, मोल के प्लेस पे हम वॉल्यूम का भी यूज कर सकते हैं और सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है। नेक्स्ट ये अगर हम क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि x मोल ऑफ रिएक्टेंट और y मोल ऑफ कोई भी रिएक्टेंट में A और B दिया गया है, तो अगर x मोल A का है और y मोल B का है तो W मोल या क्या है, W मोल D का हो जाएगा, गिवन दिया गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसका पुटअप किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन एक्सप्रेशन में। रिएक्शन एक्सप्रेशन में अगर 1 ग्राम दिया गया है, गिवन हो, 1 गिवन हो और एक फाइंड करना हो, गिवन हो और मोल्स कैलकुलेट करना हो, स्टोइचियोमेट्री फाइंड करना हो और स्टोइचियोमेट्री गिवन हो, और मोल फाइंड करना हो या मोल गिवन हो, ठीक है। इस प्रकार से हम इस पर ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। इसमें अगर मोल फाइंड करना है और मास हो, मोल फाइंड करना मास के थ्रू, तो मोल्स फाइंड इनटू ग्राम मोलिकुलर मास, मॉलिक्यूल मोल्स ENF इनटू Na मॉलिक्यूल हो जाएगा। ये वॉल्यूम अगर एनटीपी पे दिया गया हो गैस के लिए तो ये NF इंटू 22.4 लीटर, ये किसके लिए, एनटीपी नेचुरल तापदाब पे है, ठीक है, नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर पे। परसेंटेज प्योरिटी की बात करें हम, तो मास ऑफ प्योर सब्सटेंस इक्वल टू परसेंटेज प्योरिटी इनटू टोटल मास। परसेंटेज यील्ड की बात करें तो एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर स्केल ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सभी लोग जानते होंगे इसको। C/100 ये क्या है, सेल्सियस है, यह फ़ारेनहाइट है और के केल्विन है। C/100 इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180 इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये फॉर्मूला, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट की बात करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट ऑल कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग होगा, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग होगा। जो फिनिश हो रहा होगा वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट इक्वल टू मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री। लिमिटिंग रिएजेंट हम फाइंड करेंगे कैसे, मोल्स, जितना मोल्स दिया गया होगा और उसका स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड कर देंगे तो हमें लिमिटिंग फाइंड हो जाएगा। उसमें जो सबसे कम होगा वही क्या होगा, लिमिटिंग होगा, जो सबसे कम होगा वो लिमिटिंग होगा। और अगर इसे हम गैसियस फॉर्म में लें तो वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री करते हैं हम इसको, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। स्टोइचियोमेट्री फाइंड अपॉन स्टोइचियोमेट्री लिमिटिंग रिएजेंट, इसी पर हम मोल्स फाइंड अपॉन मोल्स लिमिटिंग। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट की, सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट। अगर ऑल जीरो हो, ऑल नॉन जीरो हो, ऑल नॉन जीरो हो तो जो भी होंगे वो सारे क्या हो गए, सिग्निफिकेंट हो गए। जैसे कि यहाँ पे 4 है
तो ये 4 सिग्निफिकेंट है। कोई भी क्या है, 0 इसमें नहीं है, इसमें 5 सिग्निफिकेंट है। 0 बिटवीन नॉन जीरो, नॉन जीरो के बीच में अगर 0 है तो वो भी सिग्निफिकेंट में गिना जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है। एंड अगर 0 से हो रहा हो और उसमें दशमलव लगा हो, डेसिमल लगा हुआ हो, डेसिमल लगा हुआ हो, तो वो भी गिना जाएगा सिग्निफिकेंट में। जैसे यहाँ पे 24.00 है, तो ये क्या है, 1 2 3 4, ये 4 सिग्निफिकेंट है इसमें। नॉन सिग्निफिकेंट में देखें हम, अगर एंड क्या हो रही है, 0 से हो रहा हो, ये एंड क्या हो रहा है, 0 से, इसी ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसमें सिग्निफिकेंट केवल कितना है, 4 2 और 2, ये 3 ही सिग्निफिकेंट है इसमें। अगर 0, इसमें भी देखिए लेफ्ट साइड में 0 जो है उसे हम सिग्निफिकेंट नहीं लेंगे, इसमें क्या है, 3 है सिग्निफिकेंट। ठीक है, नेक्स्ट एडिशन और सब्सट्रैक्शन में देखते हैं। मिनिमम डेसिमल प्लेस 5.2 में मिनिमम डेसिमल क्या है, 2 है, मतलब एक प्लेस पे है। तो इसका भी यहाँ पे कितने प्लेस पे चला गया, मिनिमम डेसिमल 2 प्लेस पे, लेकिन हम इसको पूर्ण करके एक ही प्लेस में लेंगे। तो ये जो पूर्णता करके 6.8 को 0.68 को हम 12.7 लिख सकते हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट कितना हो गया, 3। ठीक, 3 सिग्निफिकेंट 3 हो गए, लेकिन डेसिमल के एक ही प्लेस तक लिया हुआ है हमने, क्योंकि यहाँ डेसिमल देखिए एक ही प्लेस पे है। ठीक है, मिनिमम डेसिमल प्लेस हम ही लेते हैं। इस प्रकार मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ये देखिए 21.3 डिवाइडेड बाय 3 हम कर लिया, तो यहाँ पे 7.1 आया। लेकिन इसमें भी क्या, मिनिमम डेसिमल प्लेस ही लेते हैं। तो मिनिमम डेसिमल प्लेस कितना है, 1 है, तो इसीलिए इसका मिनिमम डेसिमल प्लेस भी हम क्या लेंगे, 1 ही लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 7, मतलब इसमें भी मिनिमम डेसिमल प्लेस 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने बोला कि एटम्स आर इंडिविजुअल होते हैं। ऑल एटम्स आर सेम एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। अगर सेम एलिमेंट्स के एटम्स बने हुए तो प्रॉपर्टी क्या होगी, आइडेंटिकल होगी। ऑल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो फॉर्म कंपाउंड। डिफरेंट एलिमेंट को अगर एक फिक्स्ड रेशियो में हम फॉर्म करें, कंबाइंड करें, तो क्या होगा, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। इसी प्रकार से एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ये सभी लोग जानते हैं। एक्सप्लेन ऑल लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, सभी लॉ को ये एक्सप्लेन कर देता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। केमिकल कंपोजिशन के सभी लॉ को ये फॉलो करता है या एक्सप्लेन करता है। लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला क्या है इसका, केमिकल कंपोजिशन के लॉ में पहला क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ मास इज इक्वल टू mc स्क्वायर। लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफिनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गेल्सेक लॉ और अवोगाद्रो लॉ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अगर सोल्यूशन की बात करें हम, थोड़ा सा यहाँ पे हम सोल्यूशन के भी देखेंगे। सोल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more कंपोनेंट। सोल्यूशन इसको सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होगा, इसके लेस अमाउंट में होगा और सॉल्वेंट एक्सेस अमाउंट में होगा। सोल्यूट, ये बात याद रखिएगा, सोल्यूट क्या होगा, लेस अमाउंट में, और सॉल्वेंट एक्सेस अमाउंट में होगा। फिजिकल स्टेट की बात करें हम, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज सोल्यूशन के समान होगा। फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट और सोल्यूशन सेम, फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट और सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट सेम होगा, सेम, सोल्यूशन और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट सेम होगा। जैसे एग्जांपल में हम यूरिया लेते हैं और वाटर लेते हैं। 180 ग्राम हमने यूरिया का लिया, तो इसका जब हम मोल्स निकालेंगे तो 180 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, कितने मोल्स आ गए इसके यूरिया के, 3 मोल। 60 180 डिवाइडेड बाई 60, ये 60 क्या है इसका, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, इसी बार वाटर का हम देखें, वाटर का मोल कितना हो जाएगा, 5। 90 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल टू 5। 18 यहाँ पे क्या था, मोलर मास। ठीक है, मोलर मास था वाटर का। नेचर ऑफ सोल्यूशन इज सेम एज सॉल्वेंट। ये बात रखिएगा कि जो सोल्यूशन का जो नेचर होगा वो सॉल्वेंट के
समान होगा, सेम होगा। जो सोल्यूशन है वो तीन प्रकार से हो सकता है, सॉलिड में भी सोल्यूशन बन सकता है, लिक्विड में भी और गैस में भी सोल्यूशन बनाया जा सकता है। तो ये सोल्यूशन देखिए लिक्विड लिक्विड मिला करके, जैसे कि लिक्विड और एल्कोहल को मिलाया जाए, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड वाटर प्लस एल्कोहल, गैस गैस एयर हो जाएगा। क्वेश्चन टर्म्स में देखते हैं, कंसंट्रेशन में टर्म में हम मोलरिटी, मोलिलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज के बेसिस पे वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और पीपीएम मतलब पार्ट पर मिलियन परसेंटेज के बेसिस पे हम कंसंट्रेशन टर्म को देख सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।